अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में जारी आइनी, माशी और सियासी बहरान, मुल्की सियासत इस वक्त तेज़ी से तब्दीलियाँ रुनमा रही हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की को ब्रेक नहीं लग सकी और जो पार्टनरशिप चाहिए इमरान खान को वो अभी तक कायम नहीं हो सकी। विकटें गिरती जा रही हैं। सारे 9 मई के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो एक एक करके इस वाक़े की मजम्मत करते हुए, ज़ाहिर अफसोसनाक वाक़या है और पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह तरीन दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। अब जो लीडरशिप है उसकी तरफ से लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिन्ना हाउस हमला केस में JIT ने इमरान खान को तलब कर लिया है और उनका जो नाम था वो भी ECL में डाल दिया गया। अब मज़ीद ज़रा इसके ऊपर तहकीकात होंगी, तफ्तीश होगी और पता चलेगा कि खान साहब किस हद तक इन्वॉल्व थे इस पूरे मामले में। उनकी जो पार्टी है और उनकी जो लीडरशिप है वो हम देख रहे हैं कि एक एक करके खान साहब को छोड़ते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वक्त जो सबसे दिलचस्प अमर यह है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन को नाअहली के ख़िलाफ़ अपील का हक़ भी मिल गया। उनकी क्या सियासत में वापसी होगी। जहांगीर तरीन ग्रुप तो बहुत एक्टिव है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में, चंद दिनों में एक नए नाम से एक नई पार्टी का इजाफा भी होगा। इकॉनमी कैसे बेहतर होगी और ये जो बहरान है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। बजट आ रहा है और बजट में आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा, हुकूमत की तरजीहात क्या होंगी, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सीनेटर गौस मोहम्मद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से, और खुशामदीद कहते हैं गौस मोहम्मद साहब आपको। लाहौर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वीडियो लिंक के जरिए। जुल्फ़िकार अली बदर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। अब गौस मोहम्मद साहब किस तरह देखते हैं, एक तो इस वक्त ज़रा जिन्ना हाउस हमला केस में खान साहब को भी तलब कर लिया गया है, तहकीकात होंगी और इससे पहले भी ज़रा जो जो लोग इन्वॉल्व हैं आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ ट्रायल्स हो रहे हैं। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। खान साहब को लोग ज़रा उनकी जो बाकी लीडरशिप है आहिस्ता आहिस्ता छोड़ती चली जा रही है। अब मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे और आपको लगता है कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने जो सही कहा। जनाब को जो 9 मई के जो वाक़ात हुए हैं बड़ा दुख हुआ है और सारी कौम उसकी मजम्मत करती है। खान साहब ने मजम्मत की, लेकिन 4-5 दिन बाद जब आवाम का प्रेशर बढ़ा तो तब उन्होंने जाकर मजम्मत की। मजम्मत इस तरह नहीं होती। आपका दिल साफ है तो आप फौरन मजम्मत करते हैं कि बिल्कुल कोई तनसीबात पे जो हमले हुए मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। उस दिन इनको कहना चाहिए था कि अगर उसमें मेरे कारकुन भी इन्वॉल्व है तो उनको सजा दी जाए। आप देखो ना, आप उसमें आज राना साहब ने एक TV चैनल पर इंटरव्यू दिया, उसमें सारा उन्होंने क्लियर कर दिया कि किस तरह ये वाक़यात हुई और किस तरह सजा मिलेगी और कौन आइन और कानून के तहत सजा मिलेगी। कुछ ऐसे जराइम हैं जिनके लिए मिलिट्री कोर्स उसका आइन इजाज़त देता है या वो मिलिट्री रूल्स इजाज़त देते हैं तो उसमें वो उसके तहत उनको सजाएँ मिलेगी। आपको पता है कि आपने एक दफ़ा आइन में 21वीं तरमीम भी की थी ताकि जो है वो उन लोगों को जो दहशत करते जिन आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या किया था उनको सजा दी जाएगी, दी गई थी और फिर कोई तो इस तरह एक मिलिट्री कोर्ट है। अगर उसमें आइन और कानून की तरमीम करनी पड़ी तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। लेकिन ऐसे शर्त पसंदों को जिन्होंने फौजी तनसीबात से फिर उससे बढ़कर जो हदा के जो मुजस्मे और उनकी जो तस्वीर को जो आग लगाई, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। वो इसमें गौस मोहम्मद साहब इसमें कोई शक नहीं, जो लोग किसी भी सरकारी प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं या अस्करी इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं या पहुँचाया या यादगार शोहदा को या किसी भी इस तरह का किसी एक्ट में थे तो उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। कोई उनको किसी किस्म का उसके अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकली हो रहा है इस वक्त मुल्क में, आप समझते हैं कि जो जो लोग उसमें शामिल थे, चाहे वो PTI के टिकट होल्डर्स हों, लीडरशिप हो, उनको तो सज़ाएं मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही माइनस हो रही है, ये कोई पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छी बात नहीं। और आपके साथ ये माजी में हो चुका है और जुल्फ़िकार अली बदर साहब भी मौजूद हैं, वो भी सुन रहे हैं। उनकी पार्टी के साथ भी हो चुका है, माजी में कट टू साइज़ किया जाता रहा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ये अमल भी तो कोई नेक शगुन नहीं है पाकिस्तानी सियासत के लिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। हम तो जमहूरी लोग हैं। हम जो इस बात पे यकीन है, हमारा ईमान है कि जमहूरी तरीके से मुकाबला किया जाए और पाकिस्तान के बाद जिसको मैंडेट दे वो हुकूमत करे और अपनी मर्जी की पॉलिसियाँ बनाए।
लेकिन खान साहब ने बदकिस्मती से एक सियासतदान होने का सबूत नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को सियासतदान साबित नहीं किया। ठीक। उन्होंने बस इसी बात को खुश थे कि मेरे पास आवाम है। अब उन चीज़ों को मैनेज करके फ़ायदा उठाना या पाकिस्तान को, अब पाकिस्तानी यूथ को तरक्की की राह की तरफ ले जाना या ऐसी कोई गाइडलाइन देना, ये उनकी समझ से गालबन बाल आता रहा है। ठीक। और अब तो जो ज़हनी कैफियत हो चुकी है उनकी, ये तो हो सकता है कि कोई और आके इसको संभाले और एक उस पार्टी को कायम रखे। देखिए, मैं खान साहब से मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह की उनका लैंग्वेज है, लेकिन संभालेंगे क्या सर? पार्टी में कुछ बचा ही नहीं है तो संभालेंगे कहाँ से? गौसम मोहम्मद साहब लाइन पे रहिएगा। जुल्फ़िकार अली बदर साहब भी हैं, उनका इनपुट भी शामिल करते हैं। बदर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। सबसे पहले तो बताइएगा, एक तो जिस तरह गौस मोहम्मद साहब से भी बात हो रही थी, आप की और ख़ास तौर पे आपके वालिद साहब ने बड़ी मारे खाई, कोड़े खाए, और उनकी मिसालें आज हम डिजिटल पे भी देख रहे हैं, लोग शेयर भी कर रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए या लीडर के लिए एजाज़ होता है, जेल जाता है अपनी पार्टी, अपने नज़रिए के लिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और सियासत या पॉलिटिकल जो पार्टी है उनकी, उसको ही छोड़ रहे हैं। किस तरह का ये दबाव है और इसको आप किस तरह देखते हैं? और दूसरा, कट टू साइज़, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, आपकी पार्टी को भी 17-18 सीटों तक महदूद कर दिया था, नॉन लीग के साथ यही हुआ, लेकिन नज़रिया नहीं ख़त्म हुआ। भुट्टो साहब से लेकर उनको माइनस करने की कोशिश की, मोहतरमा को, जुल्फ़िकार अपना नवाज शरीफ साहब को, लेकिन ये नज़रिए ख़त्म नहीं होते। यहाँ सूरत हाल ये है कि पहली दफ़ा हमने देखा कि पूरी जो लोग हैं वो छोड़ते जा रहे हैं, और नज़रियाती लोग छोड़ते जा रहे हैं PTI को। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सियासत का? जुल्फ़िकार अली बदर साहब। जुल्फ़िकार अली बदर साहब तक का ऑडियो नहीं जारी। गौस मोहम्मद साहब, एक तो ये कि जिस तरह मैंने पहले भी कह रहा था, अभी भी आपने भी फरमाया, तो ये चीज़ें तो कोई अच्छी मिसाल नहीं है जो कुछ हो रहा है मुल्क में इस वक्त। लेकिन साथ ही साथ आपको लगता है इकॉनमी, अब असल मसला ये है, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इस पूरे साल में अपना जो टारगेट से वो अचीव नहीं कर सके, बजट के, और अहदाफ हासिल नहीं कर सके। कोई रिलीफ, कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि अब चीज़ें बेहतर होंगी? मामलात हम एक दूसरे की के ख़िलाफ़ सड़कों से जो हम देखा माजी में ज़ाहिर पूरा साल, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होगी और ट्रैक पे आएगा मुल्क। गौस मोहम्मद साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? गौस मोहम्मद साहब को भी आवाज़ नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे कि हम दोबारा रब्ता कर सकें, और टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ऑडियो उन तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बड़ा माशी बहरान बिल्कुल है, सियासी बहरान है, और सियासी अफरा तफरी जो है, गैर यकीनी की जो सूरत हाल, ये सबसे ख़तरनाक अमल है, और हमें थोड़ी सी चीज़ें बेहतरी की तरफ करनी होंगी। और ज़रूरी अमल ये है कि किसी भी तरह तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और बातचीत करें, मामलात आपस में सेटल करें, और इलेक्शंस की तरफ मुल्क जा सके। टाइम पे इलेक्शंस होने चाहिए, और ताकि इकॉनमी बेहतर हो सके, लोग तरक्की कर सकें। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सवाल मेरा आपसे ये था, उस वक्त शायद ऑडियो अब तक सही तरह नहीं पहुंच सकी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी। मैंने आपका सवाल सुना था। वो एक्चुअली सवाल के अंदर आपने बहुत सारी चीजें इकट्ठी पूछनी। आप नजरियाती लोगों की बात कर रहे थे, नजरियाती लोग छोड़ के जा रहे हैं PTI को। मैं एक आपको चीज चंद एक नजरियाती ने छोड़ा, बाकी तो नजरियाती नहीं थे। जी प्लीज। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, जो पार्टियां होती है ना, वो नजरिए की बुनियाद पे बनती है। एग्जैक्टली। PTI नजरिए की बुनियाद की जमात नहीं थी, और ना ही इसके अंदर नजरियाती लोग थे। ये जितने लोग थे, इसके अंदर दो तरह के लोग थे। एक वो जो जिनको आप इलेक्टेबल या अपॉर्चुनिस्ट कह सकते हैं, और दूसरे लोग वो थे जो अपने जो कैरियर या उनकी जिंदगी का पैशन था कि वो उनके पास पैसा आ गया है, और ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स जो कि अपने पैसे के बलबूते पे नाम कमाना चाहते थे, और वो आके सियासत के अंदर अपना नाम पैदा करना चाहते थे, और किसी नजरियाती जमात में उनकी गुंजाइश नहीं थी, तो उनके लिए ये नया प्लेटफॉर्म था, इसलिए वो यहाँ पे आए। तो लिहाजा इसमें ये कहना कि वो नजरियाती थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां तक बात रह गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मेरे वालिद ने भी जेलें काटी, कोड़े खाए, और पाकिस्तान के अंदर
देखिए वो सारे लोग जब आए ना तो वो एक आइडियोलॉजी की बेस पे आए। उनका भुट्टो साहब के साथ एक रोमांस था, एक लव का ताल्लुक था, और भुट्टो साहब को वो आइडियलाइज करते थे क्योंकि भुट्टो साहब की फिलॉसफी बड़ी ऐसी थी कि वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती थी। एज ए स्टूडेंट लीडर मेरे वालिद ने उनको पार्टी बनने से पहले ज्वाइन किया। फिर आप देखें कि वो जो उनकी हुकूमत का टाइम था, फिर मार्शल लॉ आया, तो मार्शल लॉ के अंदर मेरे वालिद को जब मिलिट्री कोर्ट ने 10 करोड़ की 1 साल की सजा दी, तो मेरे वालिद ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनका एक लीडरशिप के साथ प्यार मोहब्बत का एक सिंसेरिटी लॉयल्टी का ताल्लुक बन गया था। लीडरशिप इज्जत देती थी क्योंकि ये इज्जत वाले लोग थे, आपका ख्याल करते थे। तो भुट्टो साहब ने वादा लिया कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे और आप मेरी बेटी के साथ भी सियासत करेंगे। तो लिहाजा वो उन्होंने अपनी इज्जत, सियासत में इज्जत के लिए और असूलों के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जेलें काटी और उन्होंने कोड़े खाए। और इस तरह बहुत सारे लोगों का भी यही नजरिया था कि उन्होंने अपनी इज्जत के लिए, और ये ज्यादातर गरीब लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, जिनके घर से जिनको सपोर्ट थी, और वो अपनी इज्जत के लिए काट रहे थे। मेरे वालिद ने भी जब जेल काटनी स्टार्ट की तो उनके वालिद ने और उनकी वालदा ने एक बात कही कि अब तुम इस रास्ते में तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम अब इस रास्ते पे आ गए हो तो माफीनामा लिख के नहीं देना, अब तुमने इज्जत के लिए जेल काटनी है, क्योंकि तुम माफीनामा लिख के दे के आ गए तो हमारी भी मुआशरे में नाक कट जाएगी और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये बड़ा देखें, ये जी बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। एक चीज मैं ऐड कर दूं, जो फैमिली के अंदर से जो है ना सपोर्ट, तो इसी तरह जब मार्शल लॉ लगा, मेरे वालिद के घर पे जब छापा पड़ा, वंदरून शहर में वो रहते थे दिल्ली गेट में, तो मेरे वालिद वहां पे नहीं थे। तो मेरी दादी को, मेरी फुप्पो को, मेरे 2 अंकल्स को, चचा को वो उठा के ले गए और कितने दिन जेल में रखा, और उनको यही कहते रहे कि हम इनको कहेंगे कुछ नहीं, माँ जी आप सिर्फ अपने बेटे को हमें दे दें। लेकिन 2, 4, 5 दिन बाद फिर उनको रिहा करना पड़ा क्योंकि वो मेरे जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में जो ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा अच्छा है, आपने एग्जांपल दे दी, मैं इसलिए आपको यहाँ पे कट भी कर रहा हूँ कि ये कहा जा रहा था कि उस दौर में कम से कम जो बंदा यानी पॉलिटिकली एक्टिविस्ट था, जिस तरह आपके वालिद साहब थे और या बाकी जो पूरे पाकिस्तान में लोग गिरफ्तार हो रहे थे, तो सिर्फ उन्हीं को तंग किया जाता था, उनकी फैमिलीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया जाता था। जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि वो जी हमारे बच्चों को तंग किया जा रहा है या फलाने को तंग किया जा रहा है, तो इसलिए अगर कोई गुनाह किया या कानून तोड़ा तो हमने तोड़ा, या सज़ा हमें मिलनी चाहिए, हमारी बाकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं मिलनी चाहिए। ये एग्जाम्पल जो आप बता रहे हैं कि आपके पेरेंट्स के साथ साथ जुल्फ़िकार अली अपना जहांगीर बदर साहब के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी और उनके चचा और बाकी यानी आपके जो चचा हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, आपकी दादी अम्मा को भी अरेस्ट किया गया, ताकि वो जहांगीर बदर साहब को गिरफ्तार कर सके। तो इट्स मीन के प्रेशर तो पूरी फैमिली पे था। देखिए, ये जो जब सियासत में कोई एक शख्स फैमिली से आता है ना, तो पूरे घर वालों की सपोर्ट होती है और साथ फैमिली के ऊपर प्रेशर होता है। ये नहीं होता कि एक शख्स कर रहा है, ये पूरी फैमिली सियासत करती है। तो जब मेरी दादी को और फूफी को भी उठा के लेके गए तो उस टाइम पे वो यही प्रेशर डाल रहे थे कि जहांगीर बदर को कहो के पेश हो जाए और गिरफ्तारी दे दे, हम आपको छोड़ देंगे, हमारा आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी दादी ने उस टाइम पे बहादुरी दिखाई, उन्होंने कहा जितने दिन चाहते हो मुझे भी रखो, मेरी बेटी को भी रखो, मेरे बेटों को भी रखो, हम उसको नहीं देंगे। लेकिन वो ये हुआ कि कुछ दिन बाद उनको छोड़ना पड़ गया क्योंकि वो घरेलू खातून थी, तो मेरी फूफो भी घरेलू खातून थी, उनको छोड़ना पड़ गया। तो बाकी फिर मेरे अंकल्स को भी कुछ अरसे बाद छोड़ा। तो बात कहने की ये है, ये जो आजकल हो रहा है मैं नहीं समझता कि ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा, बुरा हो रहा है। अगर हमारे साथ ज्यादती हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के साथ भी ज्यादती होनी चाहिए। हमने मुश्किल देखी है तो दूसरे भी मुश्किल देखें, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं अप्रिशिएट करता। लेकिन बात कहने की ये है कि आपने अगर सियासत का करियर में आप आ ही गए सियासत के अंदर, फिर आपको बहादुर बनना चाहिए, आपको असूलों की सियासत करनी चाहिए। खान को भी चाहिए था, इमरान खान को, के लोगों की खातिर जाके जेल में जाता, और बाकी लोगों को भी चाहिए था कि अपने लीडर की खातिर जाते जेलों में और वक्त गुजारते। मेरे वालिद बताते थे कि जब मैं जेल में थे तो एक दिन एक मौलाना कौसर नियाजी साहब चले गए, मुस्तफा खर साहब चले गए और मुतअद्दिद लीडर, रोज उनकी रिहाई होती जा रही थी। तो वो क्या होता था कि वो माफीनामा लिख के देते जाते थे और जाते जाते थे और जेलों से निकलते जाते थे। तो मेरे वालिद को बहुत दफा कहा गया
कि ज़ियाउल हक के दौर में कि आप माफीनामा लिख के दें और चले जाएं। मेरे वालिद ने कहा कि मैंने इज्जत के लिए सियासत करनी है, इसलिए नहीं करनी कि मैं माफीनामा लिखूं चला जाऊं। और इस टाइम पे फिर मुशर्रफ के दौर में भी यही हुआ। आप एक चीज नोट कीजिएगा कि मुशर्रफ के दौर में आप एक बात कर रहे थे, अभी मैं उसका भी सवाल आपको देता हूं। मुशर्रफ दौर में भी ऐसा हुआ कि मुशर्रफ दौर में भी जब मेरे वालिद को 2 साल जेल में रखा गया, उस टाइम पे उनके ऊपर प्रेशर था कि आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को छोड़ दें, माइनस बीबी आप डील कर लें, तो आप रहे पार्टी में ही और हम आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे वालिद ने कहा कि ना, मैंने ये कहा काम नहीं करना। उनको मुतअद्दिद दफा ऑफर की गई और उसके बरक्स बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके साथ नैब कोर्ट में जेल में थे, वो डील करके गए। उसके बाद उनमें की वो या उनकी फैमिली से कोई ना कोई एमएनए बना। आज भी वो सियासत में है, किसी ना किसी पार्टी में है। बहुत सारे नाम है, मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। अकेले में आप पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं, ये जो सियासत में उतार चढ़ाव हुआ, आप देखेंगे, आप कह रहे हैं कि ये जो फौज का प्रेशर आता था या चीजों को मैनेज किया जाता था, पीपल्स पार्टी को 17 सीटों तक महदूद कर दिया गया। ऐसा ही है। नहीं, ये ऐसा देखिए, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ पीपल्स पार्टी को 1997 के इलेक्शन में 17 सीटों तक महदूद नहीं किया गया, पंजाब से एक सीट नहीं मिली। 1988 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत से जीती थी। 1990 में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीतना थे, उस टाइम पे असगर खान केस का फैसला पड़े जी, तो बिल्कुल वो मैनेजमेंट को ही हरा दिया गया। 93 में पीपल्स पार्टी को शहरों से मनूवर करके हरा दिया गया, खासतौर पे पंजाब से। और 97 में पंजाब से पीपल्स पार्टी को एक सीट नहीं दी गई। फिर आप इसके बरक्स, फिर आपको फर्दर में आगे लेके चलता हूं, 2002 में पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी थी, सिंपल मेजॉरिटी थी, और उसको तोड़ के पैट्रियट बना दी गई और एक वोट से जमाली साहब को वजीर आजम बनाया गया। बिल्कुल सर। देखें ये पाकिस्तान की तल्ख हकीकतें हैं, लेकिन ये हकीकतें मैं इस वजह से आपको बयान कर रहा हूं कि आज के अवाम को, आज के लोगों को, नौजवानों को इस बात का पता चलना चाहिए। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बता रहा हूं, सोशल मीडिया से सुनेंगे, लेकिन ये सारी बात के बाद मैं बता रहा हूं, जब 2008 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया, उस टाइम पे भी पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत थी, उसको भी कट टू साइज रख के किया गया और पीपल्स पार्टी को 2/3 अक्सरियत नहीं दी गई। ठीक, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आज तक, चाहे उसके साथ ज्यादती हो, धांधली हो, उसको कट टू साइज किया हो, कभी भी इंतशार की, दहशतगर्दी की सियासत नहीं की। हाँ, इंडिविजुअल आमरों के खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाई और पीपल्स पार्टी उठाती रहेगी। मार्शाल्लाह, जब लगेगा पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी, लेकिन कभी इदारे के खिलाफ ना बात की, ना किसी और के खिलाफ बात की। नहीं करनी चाहिए इदारों के खिलाफ। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। पार्टी ने जी, देखिए एक सेकंड, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारे के हक में बात की और इदारे की आवाज उठाई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने। ब्रेक, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा। को कमजोर करने का मतलब था कि मुल्क को कमजोर करना, और पीपल्स पार्टी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। जुल्फिकार अली बद्री साहब, मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अली राइट साहब भी, और जुल्फिकार अली बद्री साहब के साथ भी गुफ्तगू जारी रहेगी। और इदारे कितने इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी इदारा, सिर्फ एक पाक फौज नहीं, जितने भी हमारे कौमी इदारे हैं वो काबिल एहतराम हैं, और उनका जो डोमेन है वो चैलेंज नहीं होना चाहिए, और तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में काम करेंगे तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और रियासत जो है इन्हीं इदारों की वजह से कायम होती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।